नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर थर्ड पेपर और हम लोग बात कर रहे थे पाठ्यक्रम के प्रकार में। पाठ्यक्रम के प्रकारों के अंतर्गत हमने बात की थी पाठ्यक्रम, विषय वस्तु आधारित पाठ्यक्रम, शिल्प एवं कला आधारित पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा टॉपिक है प्रभावी अध्यापन एवं अधिगम में पाठ्यक्रम की भूमिका। इसका मतलब अध्यापन यानी सीखना, ठीक है, यानी पढ़ाना, सॉरी, अध्यापन यानी शिक्षण कार्य मतलब पढ़ाना, और अधिगम मतलब होता है सीखना, यानी कि शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण में और सीखने में पाठ्यक्रम की क्या भूमिका होती है। तो यदि हम लोग पाठ्यक्रम की पहले बात कर लेते हैं कि पाठ्यक्रम के अभाव में एक शिक्षक है वो अपने शिक्षण कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता है, इसलिए पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण है। और यदि हम बात करें कि यदि एक शिक्षक को बिना पाठ्यक्रम के कक्षा में पढ़ाना है तो वो अपनी बात को समझाते हुए किसी भी चीज़ के बारे में बता रहा है तो वो अपने जो पद होता है उससे ग्रस्त हो जाता है, मतलब कि वो उसे जो पढ़ाना है वो उस कंटेंट को सही तरीके से नहीं पढ़ा पाता है, जो बिंदु है उनको सही तरीके से वो समझा नहीं पाएगा क्योंकि उसको पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है। तो ज्ञान है वो बहुत ही विस्तारित रूप में है, व्यापक रूप है ज्ञान का, और ज्ञान का जो संकुचित रूप अगर माने तो छोटे छोटे भागों में बांटकर विषय को बनाया गया है और उन्हीं विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। तो यदि अगर ये कहा जाए कि पाठ्यक्रम को आधार मानकर एक अध्यापक है वो अपने शिक्षण को क्रमबद्ध रूप से करवाता है और जो विद्यार्थी है वो भी अपने अधिगम स्तर को रुचिपूर्ण बनाते हैं पाठ्यक्रम के द्वारा। और जो पाठ्यक्रम के माध्यम से जो बालक सीखता है वो क्रमबद्ध रूप से सीखता है, कि मतलब पाठ्यक्रम है वो कक्षा वाइज उनका निर्माण किया जाता है, तो बालक का जो आयु है उसकी मानसिक योग्यता है उसी के आधार पर बालक उस पाठ्यक्रम को सीखता है। तो यही बात है कि अगर हम बात करें कि अध्यापन और अधिगम में पाठ्यक्रम की क्या भूमिका हो सकती है, तो हम यही कहेंगे कि जो अध्यापक है उसको पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, और एक विद्यार्थी है अगर उसको अपनी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी है तो उसके लिए उसे पाठ्यक्रम को आधार मानना होगा। पाठ्यक्रम के आधार के बिना एक बालक बोले और एक शिक्षक बोले तो दोनों ही अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे। कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग देखते हैं शिक्षकों के सार्थक मतलब जो अर्थ लिए वो हो, जिसमें अर्थ निहित हो, शिक्षकों के लिए सार्थक एवं क्रमबद्ध अध्यापन करने के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए, करने के लिए
में भी सीखने की प्रक्रिया में भी पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रक्रिया में विद्यार्थियों की योग्यता अब योग्यता से क्या मतलब लेंगे, यानी कि बालक किस, अगर अभी तो हम लोग आरटी की धारा के तहत हम लोग ये निश्चित किया गया है कि बालक की जो आयु है उसी के अनुसार उसे उस कक्षा में प्रवेश दिया जाए। मान लो कोई बालक कभी विद्यालय गया ही नहीं है और उसकी उम्र 10 वर्ष की हो गई है, तो उसे कक्षा 5वीं के अंतर्गत आपको एडमिशन प्रवेश देना ही होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर योग्यता की बात करें तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत बच्चों की जो योग्यता है उसी के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। तो अगर पाठ्यक्रम की बात करें हम, तो पाठ्यक्रम है वो बच्चों की योग्यता, बच्चे किस योग्य है उसको आधार मानकर उस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो योग्यता एवं स्तर, मानसिक शारीरिक स्तर को ध्यान में रखा जाता है, को ध्यान में रखा जाता है। अगला है शिक्षण और अधिगम में प्रभावशीलता के लिए। शिक्षण और अधिगम में प्रभावशीलता के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण आवश्यक है। ठीक है, तो शिक्षण यदि कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा है और वो अपने अधिगम को अध्यापन को यानी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए पाठ्यक्रम का प्रयोग करता है, तो इसीलिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अधिगम की बात करें तो बालक जो चीजें सीख रहा है उसकी योग्यता और उसका जो स्तर है उसके आधार पर सीखे, इसीलिए इसके लिए पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम एक उदाहरण की बात करें तो अध्यापक यदि अगर बात करें कि अब बालक की अगर वर्णमाला का ज्ञान बच्चों को दे रहे तो वो अ से अनार की जगह अ से आदर्शवाद पढ़ा रहा है, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि जो आदर्शवाद है वो बालकों के पाठ्यक्रम में नहीं आता है, क्योंकि वर्णमाला का ज्ञान है, वर्णमाला का ज्ञान है बालकों के जो व्यवहार से संबंधित है कि बालक है वो आदर्शवाद को नहीं जानता है, लेकिन वही बात करें बालकों से बोले अ से अनार तो बालक उसको जानेगा। यहाँ पर हम केवल उदाहरण की बात करें और व्यवहार की ज्ञान की बात करें कि बालक को व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए एक अध्यापक उसके व्यवहार से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको आधार मानकर और उसे वर्णमाला का ज्ञान कराता है। लेकिन यदि अगर अध्यापक है अ से अनार की जगह अ से आदर्शवाद पढ़ाए और आदर्शवाद का ज्ञान बालकों को दे तो बालक के लिए वो ज्ञान उपयोगी नहीं होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण कराया जाता है कि अध्यापक अपनी विषय वस्तु से अलग जाकर किसी कार्य को न कराए, और जिससे कि क्योंकि अध्यापक भी जब पढ़ाता है यदि वो अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है तब उसे स्वयं ही ध्यान आ जाता है कि मैंने बालकों को ये ज्ञान गलत दे दिया है, फिर वो धीरे धीरे अपने राह पर आता है और फिर उस कार्य को करवाता है। लेकिन पाठ्यक्रम निश्चित होता है तो अध्यापक क्या करता है उसको पूर्व योजना बनाकर उस कंटेंट को, विषय वस्तु को उस पर पढ़ता है, फिर बालकों को पढ़ाता है। लेकिन कोई पाठ्यक्रम निश्चित ही नहीं है। हमने एक पाठ्यक्रम के प्रकार के अंतर्गत पढ़ा था अनुभव आधारित पाठ्यक्रम। अब अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में हमने ये देखा कि पाठ्यक्रम का ऐसा स्वरूप जिसमें एक शिक्षक है अपने जीवन काल में जो उसने देखा है सीखा है उसी के आधार पर बच्चों को शिक्षा दे रहा है वो। तो वही बात है कि अगर एक पाठ्यक्रम में जब निश्चित नहीं है, केवल अनुभव पर
मध्य शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य विषय वस्तु का निर्धारण। देखिए हम बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम कौन कौन से रूपों में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है या अपनी भूमिका निभाता है। तो पहली भूमिका हम देखते हैं शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य विषय वस्तु का निर्धारण। क्या विषय वस्तु का निर्धारण सबसे मेन बात होती है। एक अध्यापक यदि कक्षा में पढ़ाने आ रहा है और बालक शिक्षा अर्जन के लिए कहें या विद्या अर्जन के लिए कक्षा में उपस्थित है, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, वो है विषय वस्तु की। एक सपोज कक्षा में अध्यापक जब नहीं आते हैं, एब्सेंट होते हैं, तब समायोजित कालांश लगाया जाता है, समायोजन किया जाता है, ठीक है। तो वो कालांश लगाया जाता है, तो वहां पर जिस जो अध्यापक है मतलब कि वो उस विषय का नहीं है, उसका भी समायोजन लगा दिया जाता है। तो कक्षा में क्या करता है, केवल आता है, बैठता है, अपना कार्य करता है, विद्यार्थी अपना कार्य करते हैं, फिर क्लास ओवर हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास वो पाठ्यक्रम नहीं है, कि उसके पास ऐसा कोई कंटेंट नहीं है कि जो वो बालकों को दे, इसीलिए वो बैठा रहता है, बच्चे भी बैठे रहते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं और जो कालांश है वो खत्म हो जाता है। लेकिन उसी जगह यदि विषय वस्तु निर्धारित हो और पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी कुछ ऐसे तथ्यों को समावेश किया जाए जिससे कि समायोजन के समय भी एक अध्यापक जाकर कक्षा में ऐसे कार्य करा ले, तो पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। कि जैसे कि उदाहरण के लिए कोई कला से संबंधित कोई कार्य है, सुलेख है, मतलब दस्तावेज वगैरह है, ये सारी चीजें बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा या एडिशनल बुकें हैं वो ऐड की जाती है, जिससे कि समायोजित कालांश में कोई भी अध्यापक जाए तो बच्चों को इस प्रकार का कार्य करा सके। अब हम आते हैं हमारे कंटेंट में कि हम विषय वस्तु की बात कर रहे हैं, तो जो शिक्षक और शिक्षार्थी को जोड़ने की जो कड़ी है वो क्या है, विषय वस्तु है। इसी के आधार पर एक अध्यापक कक्षा में जाता है, बच्चों को पढ़ाता है, बच्चे उसको समझते हैं। तो विषय वस्तु का निर्धारण कौन कर रहा है यहाँ पर, तो वो कौन कर रहा है, पाठ्यक्रम कर रहा है। पाठ्यक्रम के आधार पर ही विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण जैसे छोटी कक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और एक विषय और उसके अंतर्गत ऐड कर दिया जाता है। लेकिन 4 विषय मतलब कि पर्यावरण है, कहीं पर छोटी कक्षाओं में जैसे और भी कोई सब्जेक्ट होते हैं स्थानीय स्तर पर वहाँ पर जो चल रहे होते हैं उनको इंक्लूड कर दिया जाता है। और अगर बात करें नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी की, तो हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो अब वो विषय है वो कहाँ पर मतलब किस प्रकार का चलेगा कि बच्चे इन्हीं विषयों को पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें पाठ्यक्रम में निश्चित होती है। बच्चों को इस स्तर के बच्चों को, इस आयु के बच्चों को ये विषयों का अध्ययन कराया जाएगा, ठीक है। अब बात हम करते हैं कि वो विषय है उसके अंतर्गत बालकों को क्या पढ़ाया जाएगा, तो वो भी बालकों की आयु और उनकी योग्यता या स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम में निर्धारित कर दिया जाता है कि बच्चे को इस कक्षा में इस विषय वस्तु से जोड़ा जाएगा, ये विषय वस्तु उन्हें समझाई जाएगी। पहला है विषय वस्तु है वो है महत्वपूर्ण बिंदु है। क्यों महत्वपूर्ण है आपको मैंने ये बता दिया है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कौन, विषय वस्तु। दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी होती है। किसके माध्यम से, विषय वस्तु के माध्यम से। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण देके बताया कि समायोजित कालांश में अगर अध्यापक जा रहा है, बिना मैटर के जा रहा है, बिना उसके पास कोई शिक्षण बिंदु नहीं है पढ़ाने के लिए, तो कक्षा में जाएगा, अपना कार्य करेगा और लौट जाएगा। लेकिन यदि विषय वस्तु है उसके पास, तो वो शिक्षण कैसा होगा, प्रभावी होगा। बच्चे भी उसकी बात पर गौर करेंगे, उनका ध्यान कहाँ केंद्रित होगा, पढ़ने के अंतर्गत केंद्रित होगा। तो वही बात है
जाने की प्रक्रिया है। फिर है विद्यार्थियों के विद्यार्थियों की योग्यता के अनुरूप विषय वस्तु का चुनाव किया जाएगा। और ये सब किस पर डिपेंड करता है, कौन है इसका आधार, तो वो है पाठ्यक्रम। किया जाएगा तो शिक्षण और अधिगम भी प्रभावी रूप में संपन्न होंगे। और अधिगम कौन कर रहे हैं यहाँ पर, विद्यार्थी। अधिगम स्तर भी उच्च होगा। ठीक है, तो विषय वस्तु के निर्धारण से ये सारी बातें होगी जो कि मैंने आपको उदाहरण स्वरूप भी बताई है। अब दूसरी भूमिका क्या निभाता है ये पाठ्यक्रम, वो है शिक्षण व्यू रचनाओं का निर्धारण। दूसरी भूमिका पाठ्यक्रम की यदि हम देखें तो शिक्षण व्यू रचनाओं का निर्धारण। अब शिक्षण मतलब पढ़ाना, व्यू मतलब कि एक जो घेरा बोल सकते हैं, और किसी को व्यू मतलब घेरा और रचना मतलब घेरे को बनाना का निर्धारण। शिक्षण से संबंधित जो घेरा बनाने की बात, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो शिक्षण है तो एक अध्यापक कक्षा में आने से पूर्व के उद्देश्यों को लेकर आता है, और उद्देश्यों के आधार पर वो पूर्व में ही पाठ योजना का निर्माण करता है, और फिर कक्षा में आकर स्टेप बाय स्टेप बोलेंगे क्रमबद्ध रूप से अपने शिक्षण कार्य को कराता है। तो वो किस आधार पर कराएगा, तो उसके लिए पाठ्यक्रम आवश्यक है। तो पाठ्यक्रम के आधार पर ही शिक्षण व्यू रचनाओं का निर्धारण किया जाता है। कि भाई हमने बात कर ली कि पाठ्यक्रम यदि नहीं है तो एक अध्यापक कक्षा में किस प्रकार पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, वो अपने कंटेंट से अलग भी चला जाता है। तो वही बात है कि शिक्षण व्यू रचनाएं एक पाठ्यक्रम में दी हुई होती है कि आपको किस प्रकार पढ़ाना है, और उसी आधार पर एक अध्यापक शिक्षण व्यू रचनाओं का निर्माण करता है और बालकों को पढ़ाता है। क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत कभी तो सरल से कठिन की ओर जाना होता है, कभी कठिन से सरल की ओर जाना होता है, कभी ज्ञात से अज्ञात की ओर, कभी अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना होता है। तो वो सारी चीजें डिपेंड करती है पाठ्यक्रम के आधार पर। तीसरी भूमिका है क्रमबद्ध शिक्षण। क्रमबद्ध शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। क्रमबद्ध मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जो सीक्वेंस से हो। ऐसा नहीं कि कक्षा में आए पहले आपने अभ्यास प्रश्न करवा लिए, कक्षा में आए पाठ तो पढ़ाए नहीं, बच्चों से प्रश्न तो पूछ लिए, ऐसा नहीं। तो वो क्रम नहीं है। क्रम क्या है, प्रस्तावना प्रश्न पूछे आपने पूर्व ज्ञान पर आधारित, फिर ज्यादा उनको बच्चों ने जैसा जवाब दिया उसी के आधार पर आपने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। फिर पढ़ाने संबंधित जो कठिन शब्द वगैरह हैं, अगर भाषा की बात करें तो, और यदि पढ़ानी अगर मान लो सब्जेक्ट की बात करें तो विकासात्मक प्रश्न है, फिर उस शिक्षण बिंदु को पढ़ाना, इस प्रकार की सारी चीजें आती है। तो क्रमबद्ध रूप से शिक्षण और अधिगम। यदि
अभ्यास के लिए देगा। तो वही बात है कि शिक्षण और अधिगम में क्रम होना चाहिए, पढ़ाने के अंदर भी क्रम होना चाहिए और बालक है वो सीखने के भी क्रम को रखे, तभी पढ़ना और पढ़ने का क्रम माना जाएगा। तो ये सारी भूमिकाएं वो पाठ्यक्रम निभाता है। अगली बात है स्तरानुकूल विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। वहां पर विषय वस्तु का निर्धारण है, यहाँ पर प्रस्तुतिकरण है। अब प्रस्तुतिकरण की जहाँ बात आती है तो प्राचीन समय में क्या होता था, एक अध्यापक जो गुरु होता था वो व्याख्यान देता था और बालक उसको केवल सुनते थे। कोई कक्षा में कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती थी, ठीक है। वहां पर केवल अध्यापक या गुरु जो कहता था बालक उसको केवल ग्रहण करते थे। वर्तमान स्थिति में बदलाव हो चुका है और विषय वस्तु को स्तर के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि छोटी कक्षाओं की अगर हम बात करें तो वहां पर व्याख्यान विधि नहीं अपनाई जाती है, वहां पर खेल विधि द्वारा बालकों को सिखाया जाता है। खेल संबंधी कोई कला से संबंधित प्रयोग द्वारा बालकों को सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो स्तर के अनुसार विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप, छोटी कक्षा है उनको किस प्रकार पढ़ाना है, बड़ी कक्षा है उनको किस प्रकार पढ़ाना है। तो वही बात है कि पाठ्यक्रम ये निर्धारित करता है कि जो विषय वस्तु है उसको स्तर के अनुसार किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट है नवीन शिक्षण विधियों का समावेश। अब आपने देखा ही है कि जो आधुनिक युग है उसके अंतर्गत नई नई टेक्निक आ गई है, नई नई विधियां हैं, प्रविधियां हैं, उनका उपयोग किया जाता है। बालक जिस रूप में सीखे उसे सिखाने के लिए अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बालकों को सिखाया जाता है। भाषा और सब्जेक्ट मतलब कि दोनों के लिए अलग अलग शिक्षण विधियां निर्धारित की गई है कि अभी एक ही विधि से सारे विषय पढ़ा दिए जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए अलग अलग विषयों को आधार मानकर अलग अलग शिक्षण विधियों का निर्माण किया गया है और अध्यापक भी जिस सब्जेक्ट के हैं उन्हें उसी सब्जेक्ट की जो विधियां हैं, पाठ योजना है, उन्हें सिखाया जाता है और बालक जो अध्यापक है वो उसी में प्रवीणता लेते हैं और फिर अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाते हैं। अंत में आप लोग का गृह कार्य प्रश्न, इनको नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। भूमिका को आप लिखेंगे प्रभावी गृह कार्य। प्रभावी अध्यापन एवं अधिगम में पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है। अब इसको जो उत्तर स्वरूप आपको जो लिखना है, आंसर लिखना है, वो जो मैंने आपको समझाया है उसी को आधार मानकर आप इस आंसर को एक पैराग्राफ के अंतर्गत लिखेंगे। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क पहने या फेस को कवर करके जाए। बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए जो दूरी है उसको मेंटेन करते हुए चले। और यदि सार्वजनिक स्तर पर आप जाते हैं तो सैनिटाइजर साथ रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते हैं। सुरक्षित